अशोक के विषय में सही कथन बताना है। अशोक मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। कलिंग को जीतने के लिए युद्ध। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन देखिए अच्छे से। अशोक मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे, ये बात सही है। ठीक है, इन्होंने अभिलेखों का निर्माण करवाया ताकि जनता तक अपने संदेश पहुंचाए जा सके। ज्यादातर अभिलेख इनके प्राकृत भाषा में थे, क्योंकि जनसाधारण की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी, और उनको समझ में आए। ठीक है, लोगों को वो भाषा अच्छे से समझ में आए, इसीलिए अभिलेख इन्होंने प्राकृत भाषा में तैयार करवाए थे। कलिंग को जीतने के लिए इन्होंने युद्ध भी किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। हेलो एवरीवन, तो आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी का राज्य से साम्राज्य, यानी कि 7वां चैप्टर। ठीक है, तो जो भी सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी के पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑलरेडी मैंने 6 चैप्टर करवा चुका है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हो। और मैं साथ के साथ एमसीक्यू भी डिस्कस करूँगी जो इनसे रिलेटेड बन सकते हैं, व्याख्या वाले, कारण वाले, सभी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक बने रहिएगा, अपने साथी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो एक बच्चा है रोशन, वो पूछ रहा है जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उस एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था। उसे क्या था? एक नया सीडी खरीदने का मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हैं? तो बात यहाँ पे शेर जो प्रिंट है पैसों पर उसकी हो रही है, और उसी से रिलेटेड जो है पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती जाऊंगी, और लेकिन मैं पढ़ूंगी पूरा। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाना चाहते हो आप नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। तो जो पैसों पर शेरों वाला चित्र बना हुआ है, उन्हें सबसे पहले कैसे बनाया गया था? तो उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था। शेरों वाला जो स्तंभ शीर्ष है, उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो शेरों वाला स्तंभ है वो कैसे बनाया गया था? पत्थरों को काट कर बनाया गया था, और बाद में उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। अब बनवाया किसने था ये भी देखते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण कराए गए। तो किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के निर्देश पर बनवाया गया था ये। ठीक है, और इनके द्वारा अशोक के द्वारा ऐसे कई स्तंभ बनवाए गए और पत्थरों पर जो है अभिलेख भी उत्तीर्ण करवाए गए। ठीक है, तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि अशोक के द्वारा, ठीक है, अशोक के द्वारा पत्थरों को काट कर इसे बनवाया गया था और बाद में इसे सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। और ये एक नहीं था, ऐसे कई स्तंभ अशोक के द्वारा निर्मित करवाए गए थे। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। तो ये तो हम बाद में देखेंगे कि अभिलेखों में क्या लिखा है, लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे जो अशोक के राज्य थे उनको साम्राज्य क्यों कहा जाता था। ठीक है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, मतलब अशोक का जो शासन था उनकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और कब की थी? 2300 साल पहले की थी। ये इंपॉर्टेंट है। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? साम्राज्य पर जो शासन कर रहे थे अशोक, ठीक है, उनकी स्थापना में जो साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। लेकिन उसकी स्थापना करने के लिए चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? चाणक्य या कौटिल्य नाम के, मतलब ये दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ठीक है, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। ठीक है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। देख लेते हैं एक बार। ये जो काले बिंदु आपको दिख रहे होंगे ये क्या है? तक्षशिला हो गए, ठीक है, पाटलिपुत्र, उज्जैन, ये सब क्या है? साम्राज्य के प्रमुख नगर हैं। ठीक है, किसके साम्राज्य के? अशोक के साम्राज्य के प्रमुख नगर हैं ये।
तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया ये आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, साम्राज्य, अब ये देख लेते हैं जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां पर अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो देखिए, अब अशोक के शिलालेख कहां पर मिले हैं, जहां जहां मिले हैं अशोक के शिलालेख वहां वहां रेड जो है पॉइंट से दिखाया गया। तो आप यहाँ पर मैप देख पा रहे होगे, कंधार, लंपक, ठीक है, मनसेहरा, और ये जितने भी रेड हैं, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, लुम्बिनी, ठीक है, रामपुरवा, नीचे तक पूरा ब्रह्मगिरी, ये सब जितने भी रेड हैं यहाँ पर अशोक के क्या मिले हैं, अभिलेख या शिलालेख मिले हैं। ठीक है, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अशोक के साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। अब जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक के साम्राज्य के लोग ज़्यादातर जीविका कैसे चलाते थे, तो वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अशोक के साम्राज्य में लोग किस तरह से अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, चूंकि साम्राज्य जो है वो राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। साम्राज्य क्या है, साम्राज्य विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, राज्यों से बड़ा होता है साम्राज्य। ठीक, आपने ये देखा ही होगा, ये रेड पॉइंट कितने जितने भी हैं वो सब क्या है, साम्राज्य के नगर है। मतलब कि जितने में ये रेड पॉइंट फैला हुआ है वो पूरा एक साम्राज्य है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है शेरों वाला स्तंभ शीर्ष, शेरों वाले स्तंभ शीर्ष के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, पत्थरों को काटकर बनाया गया था, और दूसरा ऑप्शन है अशोक के निर्देश पर बनाया गया था। तो ये जस्ट अभी पढ़ा है हमने कि शेरों वाला स्तंभ शीर्ष जो है अशोक के निर्देश पर पत्थरों को काटकर बनाया गया था और बाद में फिर इसे सारनाथ में शिफ्ट कर दिया गया था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि दोनों ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन है अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसके बारे में बताना था। जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और वो भी बिना किसी की सहायता के की थी। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य की सहायता से की थी, है ना। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, उसकी स्थापना की थी, है ना। तो इसका मतलब क्या सही है, ए सही है, लेकिन बी क्या है, गलत है। ये गलत है ना, बिना किसी की सहायता नहीं, चाणक्य की सहायता से किया था। तो ए सही है लेकिन बी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाली अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी। जबकि जो साम्राज्य वो इतना बड़ा है तो कर इकट्ठा करने के लिए क्या करना पड़ता था, अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, व्याख्या और कारण के रिलेटेड से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन देखते हैं। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य क्या था, बहुत बड़ा था। ठीक है, और पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर क्या था, सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मतलब यह इलाके के गांव, अब यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या पूछ लेगा, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर, ठीक है, इलाकों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा किसकी नियुक्ति करता था, तो राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। अब जैसे पूछ लेगा अशोक के साम्राज्य में अधिकारियों का स्थान, ठीक है, इस तरह से उसने एक क्या है सेंटेंस लिख दिया। अब पहला उसका क्या है, इसका विवेचन करने के लिए पहला पॉइंट उसने क्या किया, पहला पॉइंट लिखा
अधिकारी शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसने लिखा कि अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखा जो राजा के जासूस थे वो अधिकारियों के क्रियाकलाप पर नजर रखते थे। अब इनमें से बताओ कौन सा सही है अधिकारियों के विषय में। तो तीनों ही पॉइंट सही है ना, तो इस तरह से बोल रही हूँ, आपको डिटेल पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवारों एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, ये थोड़ा आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे और इन पर तक्षशिला या उज्जैन से क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। जैसे पूछ लेगा मौर्य साम्राज्य के भीतर जो छोटे क्षेत्र व प्रांत थे उन पर शासन कहां से किया जाता था, तो तक्षशिला या उज्जैन से किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो यहां पर केवल इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे जिनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। अब जैसे ये पूछेगा अशोक के साम्राज्य में प्रादेशिक केंद्रों के बीच जो विस्तृत क्षेत्र थे वो किस लिए महत्वपूर्ण थे, तो वो किस लिए महत्वपूर्ण थे, आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। ये पहला पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हो कि इनके इलाकों में मौर्य शासक जो थे वो मार्गों और नदियों पर जो है नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जो इंपॉर्टेंट है देखिए, अर्थशास्त्र यहाँ से नहीं, यहाँ से देखिए उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, ये उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। ठीक है, तो देखिए जंगल से क्या प्राप्त होता था, ये लिखा है यहाँ पर, क्या प्राप्त होता था, हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें जो है वो जंगल में जो लोग रहते थे उनसे वो उम्मीद करते थे मौर्य पदाधिकारी कि वो चीज लाकर उन्हें दें। ठीक है, क्या चीज लाकर दें, हाथी, लकड़ी, मधु और मोम। साम्राज्य में लोगों की जीविका कैसे चलती थी, फल फूल का संग्रहण करके या जानवरों का शिकार करके या दोनों। तो ऑप्शंस आपके ये दे रखे, ये सही है, बी गलत है, बी सही है, ए गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो जो साम्राज्य में लोगों की जीविका थी वो फल फूल का संग्रहण करके और जानवरों का शिकार, मतलब कि दोनों ही करके चलती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, अब आपको इनमें से बताना है। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। तो ऑप्शंस देखिए, ए सही है, बी गलत है, बी सही है, ए गलत है, दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की, या दोनों गलत हैं। तो देखिए मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था क्योंकि वो बहुत बड़ा था, है ना। तो बी जो है वो सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों के बारे में बताना है यहाँ पे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा देना था कार्य अधिकारियों का। राजा के जासूस अधिकारी पर नजर रखते थे, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य साम्राज्य में जो अधिकारी थे उनका क्या काम था, राजा के आदेशों का जो उल्लंघन करते थे उन्हें सजा देना था। राजा के जासूस अधिकारी पर नजर रखते थे, है ना, नजर रखते थे क्योंकि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए राजा के जासूस अधिकारी पर नजर रखते थे। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, उत्तर पश्चिम डैश और दक्षिण भारत डैश के लिए प्रसिद्ध था। अभी जस्ट पढ़ा है हमने, उत्तर पश्चिम किसके लिए, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, और दक्षिण भारत किसके लिए, सोने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब देखते हैं राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा
उसका विवरण दिया है। जो कुछ भी मेगास्थनीज ने देखा था उसका विवरण उन्होंने यहाँ पर दिया है, देख लेते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। जब भी सम्राट जो है जनता के सामने आते हैं तो ऐसे मतलब जनता के सामने जैसे ही वो आते हैं तो उस अवसर पर क्या शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है, ठीक है, थोड़ा माइंड में रखिएगा ये चीजें, ठीक है, कि सम्राट जब भी जनता के सामने आते थे तो जश्न मनाया जाता था, उन्हें एक सोने पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, ठीक है। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा चीजें, ठीक है। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के रूप में इसको देख लेते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 क्या है द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। ये इंपॉर्टेंट है, राजा का महल किससे बना है? काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। किससे बना है? काठ से बना है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजा का महल काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है, ठीक है। देखते हैं, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध क्या थे? शासक थे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है, पहले शासक थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश करी, ठीक है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा में किस लिए? प्राकृत भाषा में इसलिए ताकि वो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि प्राकृत भाषा जनसाधारण की भाषा है, ठीक है। अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में देख लेते हैं, ये पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग क्या है? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, पहला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक को युद्ध से वितृष्णा क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखा, ठीक है, इससे उन्हें क्या हुआ? वितृष्णा हो गई। और वो कौन सा युद्ध था? तो वो कलिंग को जीतने के लिए युद्ध था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या, ये जो युद्ध लड़ा था इन्हें अपने अभिलेख में लिखवाया था कलिंग युद्ध के बारे में, उसके बारे में भी देख लेते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, ठीक है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करना एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। ये इंपॉर्टेंट है। धम्म का पालन किसने किया था? तो अशोक ने किया था, ठीक है। और धम्म की शिक्षा देने का निश्चय किसने किया था? अशोक ने किया था, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धम्म के माध्यम से क्या है? लोगों का दिल जीतना क्या है? अच्छा है। ये किसका कहना था? अशोक का कहना था। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। तो इन्होंने ये बोला कि मैं जो अभिलेख ये उत्कीर्ण करवा रहा हूँ इसका मेन मकसद यही है कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते कभी भी युद्ध ना करें, ठीक है। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। धर्म का मतलब पता है क्या है? धर्म का मतलब है धर्म, ठीक है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म पालन करने से, धर्म का पालन करने से ही मैं दूसरे के दिल को जीत सकता हूँ, ऐसा कहना था अशोक का। अशोक ने क्या है? अभिलेखों में संदेश को उत्तीर्ण करवाया ताकि उनके बाद जो वो कहना चाह रहे हैं, जो उन्होंने युद्ध में देखा था, वो उनके बेटे देख सकें, उनके पोते देख सकें, ठीक है।
मैगस्थनीज किसका राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, चाणक्य का या सेल्यूकस निकट का? तो मैगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकट का था। ठीक है, और इन्होंने अशोक के बारे में पूरा वर्णन किया है, पूरा इन्होंने ब्यौरा लिखा था अशोक के बारे में, है ना। अशोक के विषय में सही कथन बताना है। अशोक मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। कलिंग को जीतने के लिए युद्ध। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन देखिए अच्छे से। अशोक मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे, ये बात सही है। ठीक है, इन्होंने अभिलेखों का निर्माण करवाया ताकि जनता तक अपने संदेश पहुंचाया जा सके। ज्यादातर अभिलेख इनके प्राकृत भाषा में थे क्योंकि जनसाधारण की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी और उनको समझ में आए। ठीक है, लोगों को वो भाषा अच्छे से समझ में आए, इसलिए अभिलेख इन्होंने प्राकृत भाषा में तैयार करवाए थे। कलिंग को जीतने के लिए इन्होंने युद्ध भी किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है सभी। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो ये कहाँ मिला था? बिहार के रामपुरवा में मिला था और ये मौर्यकालीन स्तंभ का क्या था? हिस्सा था। अभी तो इसे राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं अशोक का धम्म क्या था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। वे किसके उपदेशों से प्रेरित थे? बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। और अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अब देखिए यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, मैं वो बताती हूँ। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, अशोक के द्वारा धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति करने का निश्चय क्यों किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे और उनसे कभी कभी टकराव पैदा हो जाता था। ठीक है, दूसरा, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। तीसरा, परिवार व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। तो क्या किस लिए किया था? इन समस्याओं के निवारण के लिए ही किया गया था। तो मतलब कि तीनों पॉइंट क्या होंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, तभी मैं कह रही हूँ आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप पॉइंट मत लिखो, लेकिन अपने माइंड में जरूर ये चीज़ें रखो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति क्यों की गई थी? इन सभी समस्याओं के निपटारे के लिए की गई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर गुदवा दिए। ठीक है, तो अशोक ने क्या किया था? अपने संदेश जो है शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए थे। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिलाओं और स्तंभों पर लिखाए थे और जो लोग पढ़ नहीं पाते थे उनके लिए क्या, अधिकारियों को बोला गया कि वो उन लोगों को वो पढ़कर सुनाए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए कहाँ दूत भेजे थे? सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे थे। ठीक है, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब इसे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो मैं बता देती हूँ। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए कहाँ कहाँ दूत भेजे? तो पहला ऑप्शन है सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में, चौथा है तीनों जगह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों जगह। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी प्रजा के लिए अशोक का यह संदेश, अशोक ने अपने अभिलेखों को जो अलंकृत किया था, अशोक ने जो अपने संदेश लिखवाए थे उसमें से एक संदेश उन्होंने अपनी प्रजा के लिए लिखवाया था और उनका क्या कहना था वो भी देख लीजिए। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तो वो अलग अलग तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। उन्होंने इन सब अनुष्ठानों को क्या बोला है? कर्मकांड बोला है। ये
कर्मकांड क्या है, किसी काम के नहीं है, उनका ये कहना था। ये एक आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। जैसे पूछ लेगा विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करवाना, विवाह में, बच्चों के जन्म पर, तो किस शासक ने इन्हें बोला है ये किसी काम के नहीं है? तो किसने बोला है? अशोक ने बोला है ये किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा क्या होगा? फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? रीतियाँ क्या है? यहाँ पर रीतियों की जो बात हो रही है इसके बारे में देख लेते हैं। ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को का दान करना। ये बहुत अच्छी बात कही है। अशोक ही ऐसे शासक थे जिन्होंने ये सब चीज़ें करवाई हैं, ठीक है। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे की धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से पूछ सकता है कि किस शासक ने बोला है कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरे के धर्म की निंदा करता है तो वो गलत है। तो किसने कहा है? अशोक ने कहा है, ठीक है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया गया। ये देखिए देवनागरी हिंदी है, ये आरंभिक ब्राह्मी है, ये बंगला है, ये मलयालम है और ये तमिल है। तो ब्राह्मी लिपि के बारे में देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। तो ज़्यादातर आजकल की जो ज़्यादातर लिपियाँ हैं वो किससे उत्पन्न हुई हैं? वो ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हो। जैसे कि आ अक्षर देवनागरी हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, आरंभिक ब्राह्मी में ऐसे लिखा जाता है, बंगला में ऐसे, मलयालम में ऐसे एंड तमिल में ऐसे। इसमें तो देखिए ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अशोक का चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।